मेन्यूज को थोड़ा सा अपनी मर्जी के मुताबिक मैनेज करना है, तो वो आपने कैसे मैनेज करना है मेन्यू बार को। ठीक है, ये दो तीन चीजें हम देखते हैं और उसी वेबसाइट को खोलता हूं मैं जो आप लोगों को मैंने भेजी हुई है। स्टूडेंट वेबसाइट, आगे राइट क्लिक, ओपन विद कर लें इसको नोटपैड। इस वेबसाइट को जरा खुल भी जाने दें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब डॉक्टर सलाहुद्दीन आ रहा है, आप लोगों ने अपनी पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट बनानी होगी तो यहाँ पर ये मेन्यू की जरूरत है कि नहीं है। अगर नहीं है प्रैक्टिस के लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये मेन्यू मैनेजमेंट कैसे करनी है जरा इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बल्कि ये काम करते हैं, ये मेन्यू मैनेजमेंट ही करते हैं। अब ये देखें ये मेन्यूज कैसे स्टार्ट हो रहे हैं। पहला मेन्यू है होम, दूसरा मेन्यू है अबाउट, ठीक है। तो मैं इधर आता हूँ और मैंने सर्च करने के लिए जो साइंस बताई थी वो क्या थी कि भाई स्टार्ट पर आ जाए सबसे, ताकि जो चीज़ हम ढूंढ रहे हो वो डिस्प्लेस ना हो, मिस ना हो। तो कंट्रोल F करें, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखिएगा जरा मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, होम। तो मुझे नहीं ना पता अभी कि भाई मेन्यूज हैं कहाँ पर, सो मैंने होम लिखकर फाइंड किया। तो अब आप स्क्रीन पर देखें क्या नजर आता है आपको। अब आप देख रहे हैं आपको मेन्यू बार वाली जगह तक पहुंच गए हो आप, देखें जरा सारे मेन्यूज आने शुरू हो गए ना नजर यहाँ पे लिस्ट में। और एक दफा इसको ढूंढ लिया हमने तो फाइन, समझ में आ गया भाई ये क्या चीज है और ये कहां से मेन्यू आ रहा है। ये कौन सा मेन्यू आया, जरा एक चीज नोट करें, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेन्यू फुटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉटम से मेन्यू को उसने चूज किया, ठीक है। फिर दोबारा से कंट्रोल F करते हैं और फिर इसको नेक्स्ट करते हैं। भाई नीचे घूमी जा रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है जी, फाइंड ऑल इन करंट डॉक्यूमेंट। इसने ऊपर से क्यों नहीं निकाला हमारे लिए, फुटर वाला निकाल दिया ना। अब देखें कहाँ हैं हम, होम पे आ गए, फिर एक दफा जरा स्क्रीन पर देखना, भी सारा स्क्रीन पे देखेंगे तो घर जाके काम होगा। फिर जरा फाइंड नेक्स्ट कीजिए, आगे मेन्यूज। अब आपने इसको पहचानना कैसे है, वंस फॉर ऑल। ये देखिए लाइन नंबर 23, लाइन नंबर 233, सॉरी, लाइन नंबर 233 के ऊपर एक टैग आया है और उस टैग का नाम है NAV। अब ज्यादा दूर नहीं है बेटा, नजर आ रहा है इतनी दूर से, आवाज भी आ रही है। आगे आ जाए तो अच्छा है मेरा ख्याल है जी। ये आगे क्या लिखा हुआ है, नेविगेटर NAV। ये वाला भी एक टैब है, टैग है, HTML टैग है। इधर आ जाए, आगे आ जाए, ये भी हमारे पास एक HTML टैग है और जो मेन्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मेन्यू बार्स, शॉर्ट मेन्यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मेन्यूज को सर्च कर रहे हो तो आप क्या सर्च करो, नेविगेटर को भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। नेविगेटर के टैग को भी NAV इसका है। इसके अंदर कोई SEO नहीं है, ये सिर्फ मेन्यूज को मैं आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा हूं, तो इसलिए हमने कहा। अच्छा अब नीचे आ जाएं और अब जरा नीचे मेन्यूज को देखो। लेकिन अब आप इस फाइल की हद तक है तो ये लाइन नंबर 233 नोट कर लेते हैं। तो जब भी आपने मेन्यू बार में आना होगा तो आप इस लाइन पर आ जाओ, तो आपको पता लग जाएगा भाई यहाँ पर मेन्यू पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसी को तो चेंज कर रहे हैं हम लोग। और हमने किसी की वेबसाइट में मेन्यूज को भी चेंज नहीं करना। जब हमने रियल SEO करनी है तो हमने मेन्यू बार नहीं उसकी चेंज करनी, सब कुछ फाइनल होकर आया होगा, उसकी वेबसाइट लाइव होगी, चल रही होगी। उसके साथ इश्यू सिर्फ ये होगा कि वो कहता होगा कि भाई मेरी वेबसाइट रैंक नहीं करती है, ठीक है। उसके डिजाइन को हमने नहीं चेंज करना, उसके डिजाइन को हमने वैसे ही रहने देने हैं। अच्छा अब आते हैं जी, यहां से हम ना कुछ चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं चाहिए जी हम हमारी वेबसाइट पे। होम फाइन, अबाउट भी ठीक है। मैं कहता हूँ जो डॉक्टर सलाहुद्दीन वाली मेन्यू बार है ये नहीं चाहिए।
अच्छा यहां पर जो है ना, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये ताकि आपकी लॉजिक क्लियर हो कि जो मेन्यू बार्स हैं ये HTML के कौन से टैग से बनी हुई हैं। सबसे ऊपर एक टैग आ रहा है UL का, ये HTML का टैग है, ये भी SEO से रिलेट टैग नहीं करता, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बुलेट्स एंड नंबरिंग की एक ऑप्शन होती है, जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो नंबर्स की शक्ल में, पहला पॉइंट 1, फिर दूसरा पॉइंट 2। अब इसमें एक होता है नंबर जो मैंने बोला है, और एक होता है बुलेट। बुलेट में क्या होते हैं, वही नंबरिंग के तौर पर सिंबल्स आने शुरू हो जाते हैं, पता है ना सबको ये बात, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह HTML के अंदर जो ये वाला फीचर है, उसे जब हमने यूज करना होता है तो उसके लिए 2 टैग होते हैं, ठीक है। जनरल बता रहा हूं, इसको हमने यूज नहीं करना, SEO में इसका कोई काम नहीं है। एक है UL, उसे हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी बुलेट। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिस चीज को हम बुलेट बोल रहे हैं वो यहां पर क्या है, UL है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिसको मैं नंबरिंग बोल रहा हूं वो यहां पर क्या है, OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो आप देख रहे हैं कि उसने मेन्यू किस से बनाया हुआ है, UL से, अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ, यानी कि बुलेट्स के साथ। अच्छा उसके बाद जैसे वो लिखते हैं हम 1 2 3 4 जितने मर्जी नंबर लगा लें आगे, जैसे पेपर बना होता है, कोई पॉइंट्स की शक्ल में कोई चीज बनी होती है, तो उसके लिए जो टैग है वो है LI, यानी हर एक लाइन के लिए कौन सा टैग हो गया, LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, यानी अगर मैंने 4 पॉइंट्स बनाने हैं उसके लिए तो मैं 4 LI लगाऊंगा। अगर मैंने 5 पॉइंट्स बनाने हैं तो मैं 5 LI लगाऊंगा। अगर मैंने 20 पॉइंट्स बनाने हैं तो मैं 20 LI लगाऊंगा। तो अब आपको पता लग गया UL, LI और OL, 3 टैग्स की समझ में आ गई। प्रोग्रामर जो होते हैं HTML का जब काम कर रहे होते हैं तो जो मेन्यू बार वो बना रहे होते हैं वो UL और LI के कंट्रीब्यूशन से बना रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेन्यू बार को ढूंढने का एक तरीका और भी हो गया कि आप UL को भी ढूंढ सकते हो और आप LI को भी ढूंढ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इससे मेन्यू बार बनेगी। नेविगेटर को भी ढूंढ सकते हो, तो कितनी सारी चीजें होंगी। अभी तक मैंने 3-4 चीजें जो बताई हैं इनका SEO से कुछ लेना देना नहीं है, कि सिर्फ मैं वेबसाइट में नेविगेट करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं कि भाई मुझे पता हो कि कौन कौन से टैग्स होते हैं। अच्छा अब हमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक मेन्यू बार है उसके अंदर कौन, और मेन्यू बार क्या होती है, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि हर मेन्यू बार एक हाइपरलिंक है, ऐसे ही है, मैंने कहा था हर मेन्यू बार एक हाइपरलिंक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें पता लग गया कि एक एक मेन्यू बार का जो यूनिट है वो एक उसके अंदर LI होगा और एक उसके अंदर एंकर का टैग होगा, ऐसे ही है ना। अब मैं ये कहूं कि जो डॉक्टर सलाउद्दीन वाला मेन्यू है ये कहां से शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है, स्क्रीन देख के बताएं। LI से स्टार्ट हो रहा है, एंकर पे खत्म। हाँ जी, LI से स्टार्ट हो रहा है, LI पे ही खत्म हो रहा है। ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये तो उसने खुद ही बता दिया कहां पे खत्म हो रहा है, बता दिया ना। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ये वाला एक मेन्यू खत्म करना है तो मैं क्या करूं, इस लाइन को, 2 लाइनों को डिलीट कर दूं, सिंपली वहां से मेन्यू ही रिमूव हो जाएगा। कर देते हैं जिसको रिमूव, हो गया मेन्यू रिमूव, इसको सेव कर दें। आप जरा चेक करें कि क्या वाकई ऐसे हुआ है। अभी तक डॉक्टर सलाउद्दीन आ रहा है, जी रिमूव हो गया यहां से। चलो अच्छा अब ये समझ में आ गया कि अगर कोई मेन्यू बार आपको नहीं चाहिए, लेकिन मैं SEO कर रहा हूं, मैं कहता हूं मुझे एक मेन्यू बार एक्स्ट्रा चाहिए भाई, एक तो रिमूव कर दिया ना। SEO के पॉइंट से मैं रिकमेंड करता हूं कि हर वेबसाइट के ऊपर एक मेन्यू होना चाहिए एक्स्ट्रा, उसका नाम होना चाहिए या तो ब्लॉग या आर्टिकल्स। देखें कुछ इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट के ऊपर स्टैटिक है कि भाई वेबसाइट जब बनवाई थी ना तो उसी वक्त सारी इंफॉर्मेशन डाल दी थी कि कंपनी वालों ने सारा अपना डाटा डाल दिया, भाई ये हमारा होम पेज है, ये हमारा अबाउट है, ये गैलरी है, चलो भाई गैलरी में तस्वीरें कुछ टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत चेंज होती रहेंगी, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टैटिक है कि एक ही दफा लग गई है बस खत्म होगी बात। तो 6 महीने पहले वेबसाइट बनाई थी तो डाटा 6 माह पुराना हो गया, साल पहले वेबसाइट बनाई थी तो 1 साल पुराना हो गया। सो हमें अपनी वेबसाइट में कोई चीज ऐसी रखनी है जो वेरिएबल हो, जो रिसेंटली अपडेट होती रहे। जैसे ब्लॉग्स होते हैं वो अपडेट होते हैं ना, तो हमने कहा भाई एक आर्टिकल का बनाते हैं हम ब्लॉग और उसके अंदर हम आर्टिकल्स लिखेंगे, और हम प्लान कर लेते हैं कि हमने 4 दिन के बाद एक नया आर्टिकल लिखना है, रोजाना आर्टिकल लिखना है, हफ्ते के बाद आर्टिकल लिखना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि आपका कंटेंट फ्रेश होता रहेगा, नंबर 1।
नंबर 2, जो लेटेस्ट चीजें होंगी आपकी डोमेन को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, आप उस पर आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं और फिर उस आर्टिकल से हाइपर लिंक लगाकर ट्रैफिक को मेन पेज पे भी ला सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक आधा मेन्यू मुझे ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई डेवलपर से ना मुझे एक आर्टिकल का मेन्यू लिखवा दें, उसकी कोई टेम्पलेट बना दें। तो चलो हम कंटेंट राइटिंग खुद कर लेंगे, आप हमें सिर्फ टेम्पलेट बना कर दे। फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि भाई एक मुझे और चाहिए, एंड दैट इज FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। भाई एक हॉस्पिटल है, जब कोई बंदा यहाँ पर क्यूरी करने आएगा तो उनके ज़हन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि कस्टमर की जो क्यूरीज हैं मैं उनको सवाल बनाकर लगाता हूँ और साथ ही उसका जवाब भी दे देता हूँ, और इसको भी मैं फ्रेश करता रहता हूँ वक्त के साथ साथ। ऐसे ही है ना, जैसे नीचे इंफॉर्मेशन ऑफिस है जो कॉलेज का, तो भाई उधर से हमें पता लगा कि भाई ये 10 सवाल जो है ना वो हर बंदा जो डिजिटल मार्केटिंग या कंप्यूटर कोर्स करने आता है जरूर पूछता है, तो हमने उन्हें FAQ में डाल दिया। उसके बाद वक्त के साथ साथ हमें पता लगा भाई ये सवाल भी हो सकता है, ये वाला सवाल भी कोई पूछ सकता है, एक और सवाल ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, फिर ज़्यादा डाटा आ गया ना, फ्रेश डाटा आ गया। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ हम अपनी वेबसाइट को फ्रेश कर सकते हैं, फ्रेश रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ मैं फिलहाल एक की बात कर रहा हूँ और एक मैं इसमें मेन्यू ऐड करना चाहता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ पहली बात तो ये कि आई ट्रीटमेंट आ रहा है, इसको खत्म, और इस सब मेन्यूज को खत्म करते हैं, ठीक है ना। हमने वेबसाइट तो बनानी नहीं है, अब मैं जरा इसका सब मेन्यू खत्म करने लगा हूँ, जरा देखिएगा ये मैं कैसे खत्म करता हूँ, क्योंकि आपने भी अपनी वेबसाइट में सब मेन्यू खत्म करना है। जैसे मिसाल के तौर पर आप नहीं करना चाहते तो आप इस आई ट्रीटमेंट का क्या नाम रख लो, कोर्सेज, ठीक है ना। और कोर्सेज के नीचे जो आई कंडीशन है इसमें एक कोर्स लगा दो, और जो डायग्नोस्टिक्स है इसमें दूसरा। जैसे मैं कहूँ डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट, तो जिस किसी ने डिजिटल मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन लेनी होगी, यानी ये क्या है, मेन्यू बार विद सब मेन्यू, मेन्यू बार विद सब मेन्यू, ठीक है। रखना चाहे तो रख सकते हैं, मैं आपको खत्म करने का तरीका भी बता रहा हूं। हमारा मेन फोकस जो है ना, ये नहीं है कि मैं एसईओ शुरू कर दूं, मैं कीवर्ड पढ़ा रहा हूं, मैं एसईओ पढ़ा रहा हूं, आप वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। वेबसाइट डिजाइनिंग इज नॉट आवर कोर इशू, ठीक है। हमारा मेन इशू वो नहीं है, मेन इशू ये है कि हमारे पास एक वेबसाइट हो जिसका होम पेज भी हो। जब हम कीवर्ड्स फाइनल करें, आप उस होम पेज के ऊपर कंटेंट लिख कर वहां पर कीवर्ड्स एडजस्ट कर रहे हो। ऐसा ना हो कि पता लगे जनाब एक बंदा कह रहा है मैं वेबसाइट बनवा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है वो मुझे तस्वीरें बनाकर देगा, फिर मैं उस पर लगाऊंगा, किसी से कंटेंट लिखवाना है वो लिखेगा, तो काम रुका हुआ है भाई। ऐसे नहीं करना, ये आपने 1-2 दिनों में अपना होम पेज सेट कर लेना है बस, और इसके ऊपर हमने एसईओ शुरू कर देनी है। बाकी आप इस वेबसाइट को और पॉलिश करना चाहते हो, बैक एंड पे जो मर्जी करते रहो इसके साथ, लेकिन हमने होम पेज बना लेना है ताकि हम एसईओ की प्रैक्टिस कर लेना उस होम पेज के ऊपर, ठीक है। चलें जी, एनीवेज आगे चलते हैं। मेन्यू मैंने क्या कहा था जी, एक आर्टिकल्स का मेन्यू ऐड करना है, मेन्यू रिमूव करना तो आ गया। मैंने कहा भी आर्टिकल का मेन्यू जो है ना, जो लेजर सर्जरी है ना, उसके बाद ऐड करना है। मैं चाहूं तो उसे रिप्लेस भी कर सकता हूं, मैं रिप्लेस इसलिए नहीं कर रहा कि आपको ऐड करने का तरीका भी पता लग जाए, ठीक है। तो मैं लेजर सर्जरी को देखता हूं जी कहां पर है, ये मैंने क्या कहा इसके बाद ऐड करना है। चलें जी, लेजर सर्जरी को ना हम बना देते हैं, क्या बना दें, FAQs। बाद में हम देखेंगे कि इसमें FAQs लगानी है या नहीं लगानी है, जो भी करना है हमने। और लेजर सर्जरी के पेज पे जा रहा है ये तो, है ना। इसको मैंने किया डिलीट और बीच में लगा दिया हैश। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, हैश का मतलब क्या होता है कि भाई हम किसी जगह पर भी फॉलो नहीं कर रहे मगर हाइपर लिंक बना दो। मतलब ये एक हाइपर लिंक की शक्ल में नजर आएगा। कैसे नजर आएगा, एक हाइपर लिंक की शक्ल में नजर आएगा, मगर जब हम इसे क्लिक करेंगे तो ये कहीं भी नहीं जाएगा। तो अब प्रैक्टिकली एसईओ के पॉइंट से ऐसे पेजेस आपकी वेबसाइट पे नहीं होने चाहिए। क्या ख्याल है, यानी ये तो रीड किसी को मिसगाइड करने वाली बात है ना। मैं किसी को कह रहा हूँ ये हाइपर लिंक है, वो उसे क्लिक करता है तो वो कहीं जाता ही नहीं है, या गलत जगह पे चला जाता है, तो गलत बात हो गई ना। लेकिन प्रैक्टिस की पॉइंट तक ये ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इधर आकर आपने भी उनके लिंक्स नहीं लगाने ताकि वो एरर पेज शो करने की बजाय कुछ भी शो ना करे। तो यहां पर क्या आ गया जी, हैश। यहां पर क्या आ गया, हैश। इसका क्या मतलब हुआ, एक लिंक होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर वही लिखा रहने देता मैं, उस पर क्लिक करते तो एक एरर आ जाता कि भाई ये वाला तो पेज ही नहीं है यहां पर। तो जो आपने प्रैक्टिस करने के लिए जब बनाना होगा, तो जो हाइपरलिंक्स पहले से बने होंगे जो कि आपसे रिलेट भी नहीं कर रहे होंगे, हमने डिस्कस भी नहीं किए होंगे, आपने उन सब के एंकर्स को क्या कर देना है, href को क्या कर देना है, हैश, प्रैक्टिस के लिए। लेकिन जब आप किसी की वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे तो आपने ये देखना है कि भाई यहां पर उसे कहां जाना चाहिए, यहां पर वो वाला URL होना चाहिए, ठीक है। सो अभी फिलहाल मैंने इसको हैश कर दिया, और फिर मैंने क्या कहा कि एक अभी हमें मेन्यू भी ऐड करना था ना, और इसके बाद ही करना था। तो मैं क्या करता हूं भाई, इस पूरी लाइन को करता हूं सिलेक्ट, हो गई,
कॉपी किया और फिर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखें जरा पेस्ट हो गया कि नहीं हुआ? हो गया, वो उत्तर ही आ गया। इसको एंटर कर दें जरा। चलो ठीक है, क्या बनाया था मैंने? इसको क्या बनाना है? ब्लॉग या आर्टिकल्स। ठीक है, जो मर्जी रख लेना, ब्लॉग नाम रखना है ब्लॉग रख लें। अब देखें ना, एक तरह से मिक्स वेबसाइट बन गई आपकी। आप ब्लॉगिंग भी इसमें कर लो और ब्लॉगिंग वाले पेज की भी एसईओ कर लो अलग से, होम पेज की भी एसईओ कर लो, तो दोनों की एसईओ हो जाएगी आपकी अलग अलग। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों पेजेस अलग तरीके से रैंक करेंगे। चलो इधर आए और इसको जरा रिफ्रेश करें। ठीक है, एफएक्यू भी आ गया, आर्टिकल भी आ गया। आप ऊपर क्या आ रहा है जी? आई ट्रीटमेंट में हाल इस पे टाइम नहीं वेस्ट करते। सबको समझ में आ गया ना? लेकिन आई ट्रीटमेंट है कहां? उसकी शक्ल देख लें जरा पहले। ये आ गया, ये मेन्यू और नीचे सब मेन्यू। अगर आप इसको एज इट इज लेकर चलना चाहें कि भाई आपने इधर कोर्सेज लिखने हैं और उसके नीचे 2 कोर्सेज लिखने हैं, आप कहते नहीं भाई आपने तो 6 कोर्सेज लिखने हैं, तो आप सब मेन्यूज को कॉपी कर लो, तो लिस्ट बढ़ती जाएगी ना उसकी कोर्सेज की। और इन्हें आपने क्या कर देना है? ये इंपॉर्टेंट है, क्या करना है? हैश, ताकि एरर पेज ना आए, क्योंकि उसने तो इस HTML फाइल को भी ढूंढना है ना। फिर अगर होगी तो पहले पीक सॉल्यूशन का पेज खुलेगा, फिर हॉस्पिटल का पेज खुल जाएगा। क्या ख्याल है? क्योंकि वेबसाइट तो आपको मैंने यही वाली दी हुई है, और अगर आप ये वाली फाइलें उस वेबसाइट में से डिलीट कर देते हो तो फिर एरर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप इन सबको क्या कर दो? हैश कर दो कि किसी भी इस जगह पे ना जाए। अच्छा, उसके बाद और क्या चीजें इंपॉर्टेंट? फोन नंबर्स। भाई फोन नंबर को कैसे चेंज करना है? कोई मुश्किल तो नहीं है, कौन बताएगा? मुझे फोन नंबर्स भी चेंज करने हैं। क्या करूं? इस नंबर को फाइंड करता हूं, जहां नजर आएगा अपना नंबर दे दें बस। आपने पीक सॉल्यूशन की बना रही हो अगर फॉर एग्जांपल, तो आप यहां पर सारी जगहों पर पीक सॉल्यूशंस के नंबर लगा दो। अच्छा, उसके बाद आगे अगर देखें तो क्या आ रहा है? ये गेट एन अपॉइंटमेंट का एक बटन बना हुआ है, इसके अंदर भी एक यूआरएल है ना, उसको भी हैश कर दो। हैश करोगे तो क्या होगा? कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं तो पीक सॉल्यूशन का आपके पास व्हाट्सएप है, हाँ अपना नंबर दे सकते हैं, अपना व्हाट्सएप दे दें यहाँ पर। ठीक है, यूआरएल बनाकर, व्हाट्सएप का यूआरएल होता है ना, यूआरएल बनाकर दे दें। अच्छा, उसके बाद ये पेजेस आ रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे के सारे पेजेस क्लिनिक के होंगे। ठीक है, तो अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पर पीक सॉल्यूशंस के ले आओ। भाई पीक सॉल्यूशन की जो साइट बना रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको भी जरा फाइंड करना पड़ेगा ना। अब आ जाते हैं वापस इसमें, इन्हें हमने कैसे फाइंड करना है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल टॉप पर है, क्या ख्याल है? हेडर में लगा हुआ ना ये, तो बिल्कुल आप भी टॉप पर आ जाएं और इसको फाइंड कर लें। और क्या फाइंड करें? शाबाश, फेसबुक लिखें, सिंपल। फेसबुक तक पहुंच गए तो सारे आइकॉन्स तक पहुंच जाओगे। अच्छा देखिए, पहले फेसबुक आया था, समझे ये कौन सा वाला आ रहा है? सबको पता लग रहा होगा ये क्या है। ये स्टाइल शीट बनी हुई है, उस वो जो आइकॉन नजर आ रहा है उनको किस तरह स्टाइलिश बनाया हुआ किसी डेवलपर ने, ये उसका स्टाइल है। ठीक है, ये बैकग्राउंड, इसका क्या मतलब है? ये कलर आ रहा है, उसके बाद कलर क्या आ रहा है? व्हाइट आ रहा है। तो ये अगर तजर्बा करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो इसके कलर चेंज करेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन ये हमारा डोमेन एरिया नहीं है। ये ना हो कि एक दिन 4-5 घंटे बैठ के इसी पे काम करते रहे, पता लगे वेबसाइट की शक्ल ही खराब हो गई है। वो काम बीच में ही रह गया जो हमारा असल मेन काम था, कि हम अपना होम पेज तैयार कर लें। आपने अपना होम पेज तैयार करना है, वैसे तजर्बे करने हो तो बाद में जितने मर्जी इस पे आप करते रहो। चलें, इसका मतलब है ये वाला फेसबुक तो नहीं है, सबको बता रहा है। यहाँ पे तो यूआरएल नजर ही नहीं आ रहा। मैं एक दफा फिर फाइंड करता हूँ। सीधे अब हम उस जगह पर पहुंच गए जहां पर सारे यूआरएल्स आ गए। फेसबुक, ट्विटर, आप पीक सॉल्यूशन के ये सारे यूआरएल फाइंड करें और क्या करें? यहां पर पेस्ट कर दें। एग्जांपल के तौर पर ना मैं एक चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। ये मैं यहां पर आया, क्या लिखा जी मैंने? नजीब सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या होगा कि मैं फेसबुक पे क्लिक करूंगा तो पेज चेंज हो गया होगा, अब हॉस्पिटल के पेज पे नहीं जाएगा ये। तो इस तरह आपने सब चीजों को चेंज कर लेना है। स्लाइडिंग इमेजेस को कैसे? अब इस पे आते हैं, स्लाइडिंग इमेजेस पे भी आते हैं। स्लाइडिंग टेक्स्ट भी आ रहा है। टेक्स्ट भी हमें टेक्स्ट, ये सिंपल टेक्स्ट है, ये स्लाइडिंग टेक्स्ट नहीं है। पहली चीज तो ये है कि जो आपको लग रहा है ना कि ये एनिमेशन है, इट इज नॉट एनिमेशन, इट इज अ जावा स्क्रिप्टिंग एनिमेशन। टेक्स्ट टाइप हुआ है और इमेज वैसे ही लगा हुआ है जैसे पूरी वीडियो में आपने लगाया, वेबसाइट में लगाया हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे सिर्फ वो जगह फाइंड करनी है जहां पे मैंने ये तस्वीर लगानी है और देखना है ये टेक्स्ट कहां पर है, उसको फाइंड करना है। लेकिन पहले ये देखेंगे क्या फेसबुक हो गया, क्लिक करके देखते हैं तो पता लग जाएगा।
जी चेंज हुआ पेज, फेसबुक ऊपर आ रहा है, नजीब सॉल्यूशंस का पेज आ गया, ठीक है। चलो जी इसको बंद कर दें, इसका मतलब इफेक्टिव हो गया। अब आगे इसकी स्लाइडर की बात, तो ये बड़ी आसान सी बात है भाई, इधर आए, इधर से इमेजेस में जाएं, ठीक है। यहां पर स्लाइडर का फोल्डर होगा, ये सारी तस्वीरें, यहां पर अपनी तस्वीरें ले आओ और कोशिश करो कि इन साइजेस में लाओ, क्योंकि सबको डिजाइन बना हुआ है ना, ऑलरेडी डिजाइन बना हुआ है। जैसे पहला इमेज आ रहा है, फिर ये दूसरा इमेज आ रहा है, आप इन्हीं साइजेस में ले आए तो अच्छी बात है। ठीक हो गया, हो गए, चेंज हो गए। अब पीछे बच गया उसका टेक्स्ट, तो जरा टेक्स्ट को फाइंड करते हैं कि टेक्स्ट है क्या ऊपर। वी प्रोवाइड लिखा हुआ ना, वी प्रोवाइड, ओके। आप एक काम करें, फिर वापस इसमें आए और फिर स्टार्ट पे आए और सर्च क्या करें, उस टेक्स्ट को फाइंड कर लें, वी आगे। वो जितना भी टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, टेक्स्ट को स्टार्ट से टाइप कर करके आप, क्योंकि हॉस्पिटल के हिसाब से टेक्स्ट लिखा होगा तो उसको चेंज कर सकते हो। अलबत्ता उसके साथ जो आइकॉन बना हुआ आ रहा है वो फिर स्टाइल शीट में स्क्रिप्टिंग में बना हुआ, वो नहीं आप चेंज कर सकते, ठीक है ना। वो डेवलपर से हम चेंज करवाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमने करना होगा तो या तो हमें आती हो जावास्क्रिप्ट आता हो, PHP आती हो और साथ में CSS आती हो, तो फिर हम वेबसाइट की डिजाइनिंग को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारी डोमेन भी नहीं है और ये हमने करना भी नहीं है, तो टेक्स्ट को आप चेंज कर लेना अपने मुताबिक। आ जाए जी वापस, सब कुछ चेंज हो गया। अच्छा, इनमें से एक तस्वीर ऐसी है जी, उसको फिर हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, सेव इमेज आता है ना। उस वेबसाइट के अंदर किसी ने काम किया हुआ है, इस पे यहाँ पर सेव इमेज ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। सब तस्वीरों पर सेव इमेज आ रहा होगा, इस पे नहीं आ रहा सिर्फ। अब इसको हम कैसे फिर आइडेंटिफाई करें? हाँ जी सर, इंस्पेक्ट करके कर लें। और गुड, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, इंस्पेक्ट। और इस तस्वीर को देखें भाई, इसने कहां पर होना है, मैं कह इसे कहां पे होना चाहिए सुलन? इससे वो फॉर्म को पास, फॉर्म से पहले इमेजेस के अंदर होना चाहिए, ऐसे ही है ना। तस्वीर को रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। और यहां पर आकर देखेंगे भी ये तस्वीर कहां पर है। पहली बात, है यहां पे BG इमेजेस में है, ठीक हो गया, यही है ना। अब पता लगे कहां पर है। अब बेशक यहीं पे नई इमेज ले आए, रिप्लेस कर दें, या फिर कोडिंग में जाएं और क्या करें, इसको फाइंड कर लें। या फिर तीसरा तरीका उन्होंने बताया था ना, इंस्पेक्ट वाला। चलो जी, पहुंच गए वहां पे। अब चाहें तो इस जगह पर आकर इमेज का नाम भी चेंज कर दें, चाहें तो इमेज का फॉर्मेट भी चेंज कर दें, जो कुछ भी आपने कर दिया। तो क्या हुआ, आप पूरी की पूरी वेबसाइट टोटली हमने कर लिया कि चेंज कैसे होनी है। सर कीवर्ड्स बस वही होने चाहिए जो यहाँ पे कर दिए, कोई नीचे के वो होंगे, वो हम अगले फेज में हम कीवर्ड्स पे जाने वाले हैं ना। अभी तक हमने सिर्फ ये कहा कि आप इस वेबसाइट को अपना बना लें, और बेशक अभी आप नामों पे भी ना जाएं। जब हम कहेंगे ना कि फॉर एग्जांपल हमने 3-4 कीवर्ड्स रख लिए, फिर आपने ये देखना है कि आपने कहां पर तस्वीर को कैसे चेंज करना है, उस तस्वीर का नाम कैसे रखना है, उसकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, उसके ऑल्ट एट्रीब्यूट में कीवर्ड को कैसे सेट करना है। ये बात का काम हो गया ना। अभी हमने ये कहा कि एक वेबसाइट बना लें, जैसे किसी क्लाइंट ने वेबसाइट दी है तो आप समझ लें कि क्लाइंट की वेबसाइट आ गई है, अब आपने इसकी एसईओ करनी है। ये वेबसाइट रेडी आपके पास होगी तो ही आप अगले फेजेस में काम कर पाओगे ना, नहीं तो अगले फेज में इंप्लीमेंट कॉपी पर ही होगा, प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी हमने कीवर्ड की बात ही नहीं की। अब अगला जो हमारा टॉपिक शुरू होना है, दैट इज कीवर्ड्स। कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और उन कीवर्ड्स को कंटेंट में कैसे लाना है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना। कंटेंट का मतलब क्या है कि भी वेबसाइट तो बनी हुई है, सब कुछ लिखा लिखा है ऑलरेडी, हमें उस लिखे हुए टेक्स्ट में अपने कीवर्ड को मर्ज करना है, लेकिन इस तरीके से मर्ज करना है कि वो वहां पर ऑकवर्ड ना लगे, ठीक है ना। ऐसे ना लगे कि भाई जोर जबरदस्ती करके हमने कीवर्ड घुसा दिया बीच में किसी तरीके से, बल्कि हमने अपना कंटेंट ही चेंज कर देना है। कंटेंट का मैसेज, कंपनी के मैसेज को चेंज नहीं करना, कंपनी जो मैसेज उससे डिलीवर करना चाहती है उसका मैसेज वही रहेगा। टाइपिंग वर्ड्स चेंज करने हैं हमने, और उन टाइपिंग वर्ड्स में हमने उसके कीवर्ड्स को लेकर आना है। लेकिन जी हमारा काम
खत्म हो गया यहाँ तक, जिसके अंदर हम लोगों ने टोटली ये सीख लिया कि हमें टैग्स की समझ में आ गई। फिर हमने कहा कि अब हमारे पास एक वेबसाइट आ गई है, तो हमने इस वेबसाइट पे कैसे काम करना है। एक छोटी सी लुक करते हैं, देखते हैं जरा एक वेबसाइट और। वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होती है वो हमारे पास कैसे आती है, सिर्फ हम उसको देखते हैं। ये मैंने अब जरा दूसरे पेज खोल रहा हूँ जहाँ पर मेरे पास कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ठीक है। अब जो वर्डप्रेस की वेबसाइट आएगी ना, वो उसका सीन कोडिंग वाला नहीं है, और वो बहुत कंफर्टेबल है। मतलब वो बहुत कंफर्टेबल सीन है। कंफर्टेबल सीन का क्या मतलब होता है कि भाई उसमें कोई इतनी टेंशन नहीं है, वो ग्राफिकल है। वो जैसे पावर पॉइंट यूज कर रहे हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हो, उसी तरीके से हमें एसईओ करनी है। उसमें कंसेप्ट भी नहीं है कोडिंग का, लेकिन नो डाउट बैक एंड पे कोडिंग है उसकी भी। मैं अगर कोडिंग एक्सपर्ट हूं, मैं फ्रंट से नहीं करता, मैं कोडिंग में भी जाके कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, ये खुल रहा है एक लॉगिन, इसे खुलने देते हैं जरा रिकॉर्डिंग को। नहीं, ये यूआरएल देगा, फिर क्या देगा मुझे, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। ये यूनिक होगा, ये उसका होगा, ये प्राइवेट भी होगा, इसलिए हम किसी और को तो नहीं देंगे ना, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग पॉज करके ये किया था कि लॉगिन हो जाइए, ठीक है। अब आप देखें वहां पर लॉगिन हुआ है, ओके। अब जरा देखते हैं कि ये कैसे चल रही होती है। इसके जरा होम पर आओ, ये हमें पता लग रहा है कि ब्लू होस्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो इन्होंने जो होस्टिंग इसके साथ ली हुई है वो ब्लू होस्ट कंपनी से ली हुई है, ठीक है। और कंपनीज के ना पैकेज होते हैं, एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है, एक वर्डप्रेस पैकेज होता है। वर्डप्रेस पैकेज में उन्होंने ना सारे प्लगइन्स वगैरह दिए होते हैं, मगर पेड नहीं होते, पार्टली पेड होते हैं, पार्टली वो अनपेड होते हैं। अच्छा, जिस तरीके से हमारे पास क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं, इसी तरह हमारे पास क्रैक प्लगइन्स भी होते हैं, और उनको बोलते हैं नल प्लगइन्स। वो ना लोगों ने क्रैक करके रखे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्लगइन मैं खरीद रहा हूँ, पता लग रहा है भाई मुझे तो मिल रहा है वो 70,000 रुपये का, 50,000 रुपये का, 30,000 रुपये का। एक प्लगइन की बात हो रही है, सिर्फ होस्टिंग की नहीं हो रही। या 25,000 रुपये का या 15,000 रुपये का एनुअल, हर साल रिन्यू होना है। तो किसी ने क्या किया हुआ है, उसको क्रैक कर दिया और उसने आगे से लोगों को रीसेल करना शुरू कर दिया। तो वो 1 साल तक ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल उसने खरीदा किसी ने नल प्लगइन, और उसके 3 महीनों के बाद उसमें एक अपडेट आ गई, मैंने कहा था ना इनमें अपडेट्स आती हैं। अब ये बग्स हैं ना, ये सारे आपको एज ए फ्रेशर तो आपको पता भी नहीं होगा कि भाई ये नल है कि ये ओरिजिनल है। ये तो यूजेज पे पता लगेगा आपको, प्रॉब्लम्स आएंगे तो तब पता लगेगा। हुआ क्या, 3 महीनों के बाद उसकी एक अपडेट आ गई, तो वो नल प्लगइन तो किसी काम का नहीं रहा, फिर आपको एक और नल प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। तो ये वाले होते हैं, ये क्रैक प्लगइन्स होते हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्रैक प्लगइन तो नहीं है। अगर हम कंपनी से परचेज करेंगे तो हमें पता होगा कि नहीं है, ठीक है। पॉइंट समझ में आया। कोडिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोडिंग में तो आप देख रहे हैं ना, हम डायरेक्ट काम करने लगे हैं, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो क्रैक प्लगइन्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नल प्लगइन्स, ठीक है। सो नॉट रिकमेंडेड। नल प्लगइन्स आपकी प्राइवेसी पे को भी कंप्रोमाइज करते हैं, आपकी वेबसाइट की प्राइवेसी, आपकी वेबसाइट के डाटा की प्राइवेसी को भी कंप्रोमाइज करते हैं। तो हमें नहीं लेने चाहिए किसी भी सूरत में। और नल प्लगइन के चलने की गारंटी नहीं होती है, कब तक चल रहा है कब नहीं चल रहा, क्योंकि वो जैसे ही उसकी कोई अपडेट आती है तो वो प्लगइन कंप्रोमाइज हो जाता है उसी टाइम। और जैसे ही कोई कंप्रोमाइज होता है ना, कंप्रोमाइज का मतलब क्या होता है कि भाई उसके वल्नरेबिलिटी होल्स खुल जाते हैं, उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, तो कोई भी बंदा उसको क्रैक कर सकता है, यानी आपकी वेबसाइट हैक भी हो सकती है। यही वजह है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा हैक होती हैं। सबसे ज़्यादा हैकिंग एक्टिविटीज़ वर्डप्रेस पे होती है। तो इसीलिए मैं पढ़ाते हुए हमेशा वर्डप्रेस को डिनाई करवाता हूँ कि भाई वर्डप्रेस में ना बनाएं। अगर आपके पास अच्छा बजट है तो कोडिंग पर जाए, ये कम बजट की वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। एनीवेज, यहां पर आ गए हम लोग। अब आप ये देखें वर्डप्रेस के ऊपर क्या होता है। वर्डप्रेस में ना 2 तरह की वेबसाइट्स होती हैं हमारे पास। एक होती हैं ब्लॉग टाइप वेबसाइट्स, ठीक है ना, और एक होती हैं स्टैटिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट कैसी होती है, जैसे HTML वाली वेबसाइट है, उसमें क्या है, उसमें एक होम पेज है, वो एक स्टैटिक होम पेज है, फिक्स हुआ हुआ है, डायनेमिक नहीं है ना। डायनेमिक मतलब चेंज होता है, स्टैटिक मतलब फिक्स। तो वो एक फिक्स होम पेज बना हुआ है। जो ब्लॉगिंग वेबसाइट होती हैं, क्या वो फिक्स होती हैं? नो भाई, ब्लॉग लिखा ना आपने, आज लिखा ब्लॉग, नया आ गया, 4 दिनों के बाद आपने एक और ब्लॉग लिख दिया, तो जो पुराने वाला ब्लॉग था वो नीचे चला गया और नए वाला ब्लॉग ऊपर आ गया। 1 महीने के बाद पता लगा जनाब वो जो आपने जुलाई में ब्लॉग्स लिखे थे वो सब नीचे हैं, अब ऊपर हमारे दिसंबर के ब्लॉग्स आने लगे हुए हैं।
तो वो एक पूरा डेटाबेस बन गया, यूं स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ब्लॉग्स ही ब्लॉग्स, आर्टिकल्स ही आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो उसमें क्या हो गया, फिर साइंस चेंज हो गई ना। एक वेबसाइट होगी जिसमें एक स्टैटिक पेज है, वो जैसे इंडेक्स का पेज है, एक फिक्स पेज है। यहां पर ये नहीं है, यहां पर हम क्या कह रहे हैं, लेटेस्ट पोस्ट। यहां पर पोस्ट लगेंगी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स में, और हम क्या कहेंगे, होम पेज क्या हो हमारा, जो भी पोस्ट हमारी लेटेस्ट पोस्ट हो, जो भी हम लेटेस्ट पोस्ट करें, ऑटोमेटिकली इसको होम पेज बना दो, ऑटोमेटिकली इसको होम पेज बना दो। जरा देखिएगा, जरा यहां पर देखें, पोस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको, कहीं पे आया नजर, ऐड न्यू पोस्ट, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल उसी तरह है जैसे वो फेसबुक होता है, टाइटल शाइटल लिखो, पोस्ट बनाओ, बन गई, पब्लिश कर दो, पब्लिश होगी। ठीक है, ये भी हमें नहीं करना होगा, ये भी वो सारा कंटेंट हमें प्रोवाइड करेगा, हम सिर्फ इसकी एसईओ करेंगे। अच्छा, अब जरा आते हैं, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको एक वर्डप्रेस के इंटरफेस का भी पता लगे कि वर्डप्रेस का इंटरफेस कैसा होता है और उसकी एसईओ कैसी होती है। एसईओ तो अभी हमने ना उसकी की ना इसकी की है, ठीक है ना, अभी हम सिर्फ इंटरफेस समझ रहे हैं। अच्छा, अब मैंने कहा कि दो तरह के वेब पेजेस हो सकते हैं, एक मैंने कहा स्टैटिक और एक मैंने कहा पोस्ट टाइप। तो यहां पर एक ऑप्शन आ रही है हमारे पास, जरा देखिएगा नीचे, उस पर लिखा होगा अपीयरेंस। अगर किसी और को नजर आ जाए तो मुझे बता देना, ताकि हम जरा इस सारी वेबसाइट को ना एक दफा देख लें। ये आ गया जी, अपीयरेंस आ गया, ठीक हो गया। यहां पर एक ऑप्शन आ रही है, क्या आ रहा है, कस्टमाइज। यहां पर हम कस्टमाइज में जाएंगे तो यहां पर वो मुझसे पूछेगा कि भाई होम पेज कौन सा रखना है, स्टैटिक रखना है तो वो बता दूंगा, लेटेस्ट पोस्ट रखनी है तो वो बता दूंगा। तो अगर मेरा दिल करे कि अब 6 महीने के लिए एक स्टैटिक पेज जो है वो मेरा होम पेज होना चाहिए, नीचे आकर देखें जरा, यहां पर देखते हैं जी, कहां पर है होम पेज की ऑप्शन। देखो ये मेन्यूज आ रहे हैं इसके, खुल जाने दें। ये लिखा हुआ है रे चाइल्ड, ये थीम है जो वर्डप्रेस में उन्होंने यूज किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये जो डिजाइन आपको नजर आ रहा है ना, इसकी वजह से नजर आ रहा है। अच्छा, खुल जाएगा तो फिर ही आगे जाएगा। क्लिक नहीं हो रहा हमारे पास, कुछ प्रॉब्लम है, इसका कोई भी मेन्यू क्लिकेबल नहीं हो रहा। एनीवेज इसको मैं फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया क्लिक, चलें बाकी देखते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें जो हैं इसकी इस टाइम क्लिक नहीं हो रही हैं, मेन्यूज क्लिक हो रहे हैं, एक्सपोर्ट पे नहीं जाना हमने, बेसिकली ना यहाँ पर जाना है हमने जनरल सेटिंग्स में। जैसे ही हम जनरल सेटिंग पे जाएंगे ना, नीचे होम पेज आएगा, वो क्लिक नहीं हो रहा। और जब हम चेंज कर लेंगे तो ये ऑप्शन आ रही है पब्लिश, मतलब सेव, और ये सारे काम लाइव हो रहे होंगे। ठीक है, ये काम भी हमारा नहीं होगा कि हम किसको होम बना रहे हैं, ये तो उसका अपना स्टैंडर्ड है ना, उसने वेबसाइट को कैसे लेकर चलना है। बहरहाल यहां से हो जाता है, ये अभी इस वक्त एक्टिवेट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा जी, छोड़ देते हैं इसको।
चलिए वापस आ जाए जरा, और चीजें देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर दो चीजें तो हमें समझ लेना है, एक पोस्ट, एक पेज, पेजेस बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं जरा, पेजेस को देखें जरा, यहाँ पे कहाँ पर है पेजेस। तीसरी भी एक चीज है इसमें, ऑल पेजेस पर जाएं, जरा इसका इंटरफेस समझ लेते हैं ना। ये आ गए पेजेस। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको एसईओ का स्कोर भी नजर आ रहा है ना। इसका 88 स्कोर आ रहा है, ग्रीन कलर में आ रहा है। इसका भी 88 स्कोर है। यहाँ लिखा हुआ आएगा, पेज आएगा आपके सामने, होम पेज लिखा हुआ कहीं पे, देखिएगा, मुझे बताइएगा किस पर आया। आ गया। ये कैसे होम पेज बना, इसका होम पेज कैसे बना कि आपने पेज बनाया और जिस सेटिंग में अभी हम पहले गए हैं वहां जाकर हमने सेट कर दिया कि भाई स्टैटिक पेज। तो उसने कहा कौन सा पेज, तो मेरे जो बने हुए पेजेस हैं उनमें से मैंने किसी एक को चूज कर लिया। इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक ही इंडेक्स की फाइल है। ये 4 पेजेस है ना, कभी मेरा दिल करे मैं इसको होम पेज बना दूं, मेरा दिल करे मैं इसको होम पेज बना दूं, मेरा दिल करे मैं इसको होम पेज बना दूं, तो फिर वो होम पेज खुलेगा आपका। तो इस वक्त हमने जो इसका होम पेज ट्रीट कर रहे हैं वो ये वाला है, और ये इसके आगे इसका एसईओ स्कोर आ रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, दो चीजें हो गई, पोस्ट का भी पता लग गया। अब हम करेंगे क्या, जब एसईओ कर रहे होंगे तो उसके पेजेस की भी एसईओ कर रहे होंगे, जैसे भी आप देख रहे हैं, उसके पोस्ट पेजेस की भी एसईओ कर रहे होंगे। तीसरा नंबर क्या है कि वो कोई ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपनी प्रोडक्ट्स ऐड की होंगी बीच में डिफरेंट। अब ये तीसरी चीज यहां पर हमें नजर आएगी, प्रोडक्ट्स। अगर आपको गुजरी है आंखों से तो मुझे बताइएगा। ये घड़ियों की ब्रांड है, तो ये क्या चीज सेल कर रहे हैं, वॉचेस सेल करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर प्रोडक्ट पेज के ऊपर कोई ना कोई वॉच होगी, इनकी अलग-अलग वॉचेस नजर आ रही होंगी, तो हम उसकी भी एसईओ करते हैं, ठीक है। अच्छा सर, ये जो भी हमने पेज खोला हुआ है, ये क्या नाम है, वर्डप्रेस का ऑफिशियल पेज है कि ये हमारी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस पे बनी हो तो ये सारे ऑप्शन? नहीं, वर्डप्रेस का नहीं है, वर्डप्रेस ने हमारा अकाउंट खोला हुआ है, ये उस पे डिजाइन, login ये किया हमारा, हुआ है। ये हमारा एक सिर्फ हमारा है। अगर किसी और की वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी उसका अलग पैनल होगा इस तरह का, ठीक है। ये खुला कैसे है, वो यूजर नेम और पासवर्ड से। ये जब हमने होस्टिंग बाय की है तो तब हमें ये मिला है। अच्छा, ये आपके पास है कि क्लाइंट के पास? क्लाइंट का पेज है ना, तो क्योंकि हम इस पे काम करते हैं, मैं क्योंकि हम इस पे काम करते हैं तो हमारे पास भी है, उसके पास भी है। ये जो मैंने अभी यूजर नेम लिखा था जावेद, वो उसके ऑनर का नाम था ना। ये सारी सेटिंग्स उसको भी शो होती हैं, वो भी 100% उसको भी शो होती है, ठीक है। लेकिन काम तो वही कर सकता होगा ना जो स्किलफुल होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। मैंने प्रोडक्ट्स की बात की, अब यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स है। अब प्रोडक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अभी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। जैसे ये देखें, इसके ऊपर हमने एसईओ की हुई है, ये लिखा हुआ है सिलेक्ट कैटेगरीज, देख रहे हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स उन्होंने ऐड कराई हुई हैं अपने डेवलपर से, लेकिन रैंक नहीं उसने की हुई है। रैंक वाला काम हमारे एंड पे होता है, इन प्रोडक्ट की एसईओ हम लोग कर रहे होते हैं, वो सब प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जी हम कहते हैं भाई यहाँ पर इनकी एक प्रोडक्ट है, इस पे से हमने एक प्रोडक्ट को पिक किया था, एग्जेक्टिव वॉचेस क्वाड वाली, हाँ इसको भी कुछ की हुई है हमने, चलें इसको पिक करते हैं। ये मैंने चूज की, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारी है ना, मैं कहता हूँ सिर्फ इस कैटेगरी की वॉचेस अभी दिखाओ प्रोडक्ट सारी, तो फिर ये फिल्टर का ऑप्शन आया, इस पे क्लिक करें, ये फिल्टर होना शुरू हुआ। ये सारी वही प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो मैंने अभी चूज किए, जिस कैटेगरी को मैंने चूज किया। इसमें कुछ की एसईओ हुई होगी, कुछ की हो रही होगी, अभी आ रहे हैं ना कुछ के स्कोर देख रहे हैं। इसका मतलब इनकी एसईओ हुई हुई है, बाकियों की अभी एसईओ, ये एसईओ वाली प्रोडक्ट है, इसकी अभी हम नहीं हुई, इसकी हमने खुद ही नहीं की हुई। पता लग गया ना क्यों नहीं की हुई, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, तो इसलिए हमने इसकी एसईओ नहीं की है। तो अब हमें ये भी पता लग गया कि यहाँ से एसईओ हो रही है। इधर जाके ये भी हम देखेंगे कैसे एसईओ होगी। एसईओ तो नहीं हम कर रहे ना, अभी मैं जरा आपको प्रोडक्ट्स दिखाने लगा हूँ। अब आए और नीचे जरा, ये है ऑल इन वन एसईओ, ये एसईओ का प्लगइन है, ये हमने इंस्टॉल किया हुआ है। और ये वाला प्लगइन आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है अपग्रेड टू प्रो। इसका मतलब क्या हुआ, सबको पता लग गया होगा, ये फ्री है। ये नहीं, क्रैक नहीं है, ये फ्री है। मतलब इसके सारे सिर्फ वही फीचर्स हैं जो फ्री में है। तो कहता है अगर इसके मजीद फीचर्स लेने हैं तो इसका प्रोफेशनल वर्जन आप लो। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, रेट्स वगैरह आएंगे, मुझे कहेगा पेमेंट करो, मैं पेमेंट करूंगा तो फिर वो ये इट इज नॉट क्रैक। क्रैक मुझे डेवलपर देगा, डेवलपर के पास क्रैक की फाइल होगी, वो मुझे अपलोड करके देगा, ठीक है। अब ये सारे प्लगइन्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, प्लगइन्स को किसी ने लेकर आना है यहाँ पे। अब 2-3 चीजें होगी ना,
अब पता लग गया एसईओ का प्लगइन आया बीच में। हम जो कोडिंग में एसईओ पढ़ रहे हैं खुद कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं ना, सबने देखा था टाइप कर रहे थे। यहां पर क्या है, यहां पर कुछ चीजें हमें रेडीमेड भी मिलेंगी बनी बनाई, बस इनको यूज कर लो। अच्छा अब जरा इधर आते हैं, और ये है प्लगइन का नाम। क्या नाम है जिसका? ऑल इन वन एसईओ। ठीक है, इस प्लगइन का नाम है ऑल इन वन एसईओ। बहुत सारे प्लगइन्स हैं। अब ये प्लगइन्स हैं, बार बार हम बात प्लगइन्स की कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लगइन्स वर्डप्रेस में इंस्टॉल होने हैं, ऐसे ही है ना। तो जरा देखें यहां पर कि प्लगइन्स नजर आते हैं आपको, लिखा हुआ आ रहा हो प्लगइन्स, बस और कुछ ना हो लिखा हो। ये लेफ्ट साइड पे जी। ब्लू होस्ट क्या चीज है? ये होस्टिंग है जिसकी होस्टिंग हमने ली हुई है। ठीक है, नीचे आते जाएं, ये सर नीचे आगे प्लगइन्स, ये आगे प्लगइन्स, ये लिखा हुआ आ रहा है इंस्टॉल प्लगइन्स, ये लिखा हुआ आ रहा है ऐड न्यू प्लगइन्स, ये लिखा हुआ आ रहा है प्रीमियम प्लगइन्स। प्रीमियम का मतलब है पेड वाले जो हैं, अगर आपको वो लेनी है तो इस पे क्लिक करें तो वो बताएगा कि कौन कौन से प्लगइन्स यहां अवेलेबल है। ठीक है, और प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है? ऐड न्यू प्लगइन से इंस्टॉल करना है। अब ये ई कॉमर्स टाइप की एक वेबसाइट है जहां पर ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, तो यहां पर एक और वर्ड आ रहा होगा, ये पूरी मैं आपको वेबसाइट स्टडी करवा रहा हूं। वो क्या आ रहा है? वो कॉमर्स। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें एक टैब आ रहा है जिसपे लिखा हुआ आ रहा है ऑर्डर्स। आ रहे? अच्छा अच्छा, चलो इस पे क्लिक कर देते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो ऑर्डर्स आ रहे होंगे वो किस जगह पे आ रहे होंगे? इस जगह पे आप अपने किसी ने ऑर्डर, एक पहली बात तो है कि एक बंदा ऑर्डर प्लेस करेगा तो जीमेल पे तो आएगा ही, सॉरी ईमेल पर तो आपका ऑर्डर आएगा ही आएगा, लेकिन उसकी डिटेल यहां पर भी आपको नजर आ रही होगी। इस तरीके से यहां पर लिस्ट में देखेंगे ना तो आपको ऑर्डर्स दिखेंगे भी कि भाई ये ऑर्डर्स यहां पर आए हैं। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। ये हमने स्टडी कर लिया कि एक वेबसाइट कैसी होती है, एक वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसी होती है। आपने देखा कोडिंग की वेबसाइट कैसी होती है। कोडिंग की वेबसाइट में हमने जो कुछ भी करना होगा ना वो कोडिंग लेवल पे जाकर करेंगे। यहाँ पर हम जो कुछ भी करेंगे वो प्लगइन्स की मदद से करेंगे। ठीक है, सर इसमें एक वर्ड यूज होता है वेबसाइट कन्वर्जन। हाँ जी, लाइक वो दिखा सकते हैं अभी कि वहां तक नहीं पहुंचा सकते। नहीं वेबसाइट जो कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या है? कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये तो ऑर्डर्स तो आ ही गए ना, क्लिक किया किसी ने, देखिए काफी सारे ऑर्डर्स पे फेल्ड भी आ रहा था। इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद ये होगा कि इन्होंने शायद कोई पेमेंट मेथड ऐसा यूज किया जो प्रोसेस नहीं हो सका, जो एलिजिबल पेमेंट मेथड नहीं है, तो फेल्ड होने लगे हुए हैं। या फिर हमने ऐड चलाया, किसी ने ऐड टू कार्ट किया लेकिन परचेज नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? कन्वर्जन नहीं हो रही। तो सिंपल यहां से अगर हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि भाई यहां से जो कन्वर्जन हुई है, अगर तो ये ऐड टू कार्ट वाली वेबसाइट है तो हम देखेंगे कितने ऑर्डर्स कन्वर्ट हुए हैं इनकी वेबसाइट पे, कितने ऑर्डर, इनकी पेमेंट का कुछ इशू है, मेथड का कोई इशू होगा। उसकी वजह ये कि ये वेबसाइट जो है ना वो ग्लोबल चल रही है, मतलब यूएसए में भी है, चाइना में भी है, हांगकांग में भी है, फ्रांस में भी है। वेबसाइट एक ही है, अलग अलग वेबसाइट्स नहीं है, एक ही वेबसाइट है। उस पर इन्होंने पेमेंट मेथड्स का कुछ इशू होगा कि मिसाल के तौर पर एक बंदा फ्रांस में बैठा हुआ है, ये एक बंदा चाइना में बैठकर ऑर्डर प्रोसेस कर रहा है, तो पेमेंट मेथड में कुछ इशू होगा ना, क्योंकि पैसे तो उसने चाइना से पे करने हैं। ये कहां पर है, इनके बैंक्स कहां पर हैं, क्या चाइना में बैंक है, क्या फ्रांस में बैंक है, क्या हांगकांग में बैंक है, ये वाले इश्यूज इनके साथ हो सकते हैं। तो कन्वर्जन का मतलब क्या है कि कन्वर्ट कितने हो रहे हैं। अब कन्वर्जेंस का क्या होगा, क्या रूल हम ही ने बनाना है ना कन्वर्जेंस का। यहां पर तो कन्वर्जन हमें नहीं पता लगेंगे, यहां पर तो सीधी सीधी कन्वर्जन सेल है कि जो ऑर्डर रिसीव हो गया कन्वर्जन हो गई, यानी कि फेल नहीं आता, मैसेज आता है ऑर्डर रिसीव्ड। आप आओगे, आप उसको क्लिक करके रिस्पॉन्स करोगे, प्रोसेसिंग में चला गया, डिलीवर करवा दोगे, ऑर्डर चला गया, तो कन्वर्जन हो गई है वाली आपकी। लेकिन जो एड्स होती हैं, एड्स में हम कन्वर्जन के लिए चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे फेसबुक पिक्सल इस्तेमाल करते हैं, गूगल एनालिटिक्स में हम कुछ कन्वर्जन पॉइंट्स सेट कर देते हैं। और कन्वर्जन पॉइंट्स कैसे सेट करते हैं? ऐसे सेट करते हैं कि भाई एक बंदा हमारी वेबसाइट पर आया तो इस पेज तक रहा तो ये कन्वर्जन लेवल है, इस पेज पर चला गया तो ये कन्वर्जन लेवल है, ऐड टू कार्ट किया तो ये कन्वर्जन लेवल है, परचेज कर लिया तो ये कन्वर्जन लेवल है, सिर्फ होम पेज पर आया और चला गया तो वो कन्वर्जन बहुत ही कम है कि भाई इस लाइक का अवेयरनेस ना, बस अवेयरनेस उसे मिली है लेकिन उसने सेल नहीं हुई उससे, तो उसको हम कन्वर्जन की बहुत ही कम वैल्यू असाइन करेंगे।
और हम हमारी जो सेल होगी उसको हम एक कन्वर्जन की वैल्यू असाइन कर देंगे कि भाई ये कितनी कन्वर्जन है, भाई हमारी एक घड़ी बिक रही है, उसमें हमें अगर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल $80 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो हम एक सेल को $80 के इक्वल कर लेते हैं। तो फिर जब हम एंड ऑफ मंथ देखेंगे तो हम कहेंगे भाई हमने इतने डॉलर्स अर्न किए। इसका मतलब ये नहीं होगा नॉट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, ये कन्वर्जन पॉइंट हमने खुद सेट किया। ऐसे भी नहीं हो सकता कि मैंने एक सेल को इस तरीके से रखा हो कि इसमें मैं इन्वेस्ट भी तो कर रहा हूं, तो मैंने $80 नहीं रखा, मैंने उसको $5 रख दिया, तो फिर मैं कहूंगा कि ताकि मेरी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी आ जाए, बीच में पूरी हो जाए। तो फिर महीने के एंड पे मुझे पता लगेगा कि जनाब मैंने $100 की कन्वर्जन करवाई है, लेकिन घड़ियां मेरी ज्यादा बिकी हैं। वो वॉचेस की जो प्राइस थी वो ज्यादा थी, लेकिन क्योंकि मैंने उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बीच में डाल के कैलकुलेट किया ना कि मैंने एड्स भी तो रन किए हुए हैं, जो मेरा एडवर्टाइजर है मैं उसको भी पे कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने पर कन्वर्जन एक वैल्यू रख ली कि पर कन्वर्जन मुझे ना $5 का फायदा हो रहा है। तो फिर $5 का फायदा हो रहा है, 6 महीने के बाद मैंने देखा कि इतने डॉलर्स का फायदा हो रहा है, क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और सेल मुझे अलग से पता लग रही है कि हमारी सेल इतनी हो रही है। चलें जी, काफी आज के लिए।